मूल अधिकारों के बारे में बात की और मैंने उस दिन आपको 2 आर्टिकल डिस्कस करके छोड़ दिए थे और मैंने बताया था कि मूल अधिकार कितने में है, पार्ट 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 43 तक है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अनुच्छेद 12 में क्या है और अनुच्छेद 13 में क्या है। यहाँ मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, राज्य की परिभाषा है और यहाँ बताया था मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में दिया हुआ है। किस आधार पर दिया हुआ है? 2 आधार पर। एक मैंने बताया था आपको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एक बताया था मैंने पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। बताऊंगा अभी क्या मतलब है। मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे? मैंने कहा था कि राज्य कोई भी, मैंने कहा था इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे विभाग के उपकरणों से असंगत है। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई चीज है पहले के कोई पूर्व क्या है, पूर्व विधियां हैं। क्या है पूर्व विधियां? मतलब आजाद होने से पहले भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कानून व्यवस्थाएं रही होगी, है ना। अब वो कानून क्या बने रहेंगे संविधान लागू होने के बाद या खत्म हो जाएंगे, ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या है, लागू होने की डेट क्या थी? संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। यानी कि इससे पहले के कानून बने रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? सिंपल सी बात थी। और कब बने रहेंगे? जब वो कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे? हिंदी में बोलते हैं इसको संगत, अनुरूप, है ना, संविधान के अनुसार। यानी कि संविधान को अगर कहीं ना उसका विरोध ना करें वो चीजें, वो कानून, या उसको ना काटे तो क्या रहेंगे? तो बने रहेंगे। लेकिन यदि इनकंसिस्टेंट हुए तो असंगत हुए तो, जैसे अगर पिताजी के संगत रहोगे तो घर में बने रहोगे और पिताजी से असंगत चलोगे तो जो कानून पहले के थे वो यदि संविधान के संगत रहेंगे तो बने रहेंगे, असंगत होंगे तो शून्य हो जाएंगे। ये कहता है कौन? आर्टिकल 13 का क्लॉज फर्स्ट। कौन कहता है? आर्टिकल 13 का क्लॉज फर्स्ट। और दूसरा ये कहता है, दूसरा बात ये कहता है कि इसके बाद, ये तो पहले की बात हो गई पूर्व विधियों की, क्या राज्य कोई संविधान बनने के लागू होने के बाद क्या कोई ऐसी विधि बना सकता है? संविधान लागू होने के बाद क्या कोई ऐसी विधि बना सकता है जो आपको इस भाग में, दैट मींस भाग मतलब पार्ट 3 में दिए गए अधिकारों को कम करे या छीने? क्या ऐसा संभव है? मैंने उसे बहुत एक्सप्लेन करके बताया था आपको। मैंने कहा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जिससे इस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों को कम किया जा सके या उसको छीना जा सके। ठीक हो गई बात? और बात किसकी थी? 13 के 2 में क्या कहा था? विधि की बात। किसकी बात है? विधि बना करके। लेकिन विधि और संविधान संशोधन में क्या है? अंतर है। उस दिन सवाल हुआ था तो मैंने कहा था विधि बना करके नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। तीनों की बात ये मैंने पढ़ा था और आपको बताया था थर्ड क्लॉज में कि विधि में क्या क्या शामिल है। किसको इंग्लिश में बोल दो? क्या क्या इंग्लिश में बोल, बताओ मुझे। मैं बोल तो रहा हूं, लॉ इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इतना तो आपको टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। बियर लेके आइए, एक बियर खरीदिए, हाँ, और रखिए सामने उसको, तब समझ आएगा। कोई पढ़ाएगा नहीं बियर ये आपको, तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है। थर्ड क्लॉज में व्हाट आर द इंक्लूडेड। अब देखिए वही समस्या होगी, मैं आधी अंग्रेजी बोलूंगा आधी इंग्लिश बोलूंगा, लेक्चर होगा 30 मिनट का। मैं आपको टर्म तो बोल सकता हूं, बोल दूंगा टर्म, आपको उतना एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगी? दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ इतना कहा, बाय द लॉ
क्या हो सकता है? विधि बना करके। कैन नॉट एब्राइज और कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। स्टेट कैन नॉट टेक अवे एंड एब्राइज द फंडामेंटल राइट्स। क्यों? विधि बना करके। कोई लॉ ऐसा नहीं बनाएगा, शैल नॉट मेक एनी लॉ, कुछ भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे क्या हो, फंडामेंटल राइट को क्या कर दे, खत्म कर दे, या फंडामेंटल राइट को कम कर दे, मूल अधिकार को कम कर दे या खत्म कर दे। लेकिन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट सेल कैन, क्या कर सकता है? वो कर सकता है क्या? वो मूल अधिकारों को कम भी कर सकता है, और हुआ भी है। मैंने उस दिन क्वेश्चन भी कहा था, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार को जब विधि बना करके नहीं कर सकता, तो संपत्ति के अधिकार को कैसे खत्म कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। क्योंकि आप क्लॉज 3 देखिए, बेयर में अपने बेयर जिनके पास है, बेयर एक्ट में क्लॉज 3 देखिए। क्लॉज 3 क्या कहता है आपका? लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का फल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। ये सब चीजें क्या है? लॉ है। लेकिन संविधान संशोधन लॉ नहीं है, ये कहता है आर्टिकल का क्लॉज 3। तो दैट मीन्स ये क्लियर हो गई बात कि विधि से तो नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, संविधान संशोधन से क्या हो सकता है? चेंजेस लाइफ। इज दैट क्लियर? इतना बताया था। और इसी को बोलते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? संविधान के अनुसार व्याख्या करता है, जांच कर सकता है। ये जान सकता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो वो सही है या गलत है। इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, या हिंदी में बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना? जुडिशियल रिव्यू। इस आधार पर क्या हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, कि देख सकता है सुप्रीम कोर्ट कि कानून सही है या गलत है। फर्स्ट डे मैंने क्लास में आपको 3 अर्थ बताए थे। गवर्नमेंट हैव द 3 ऑर्गन्स, फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज जुडिशरी। और जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या बताया था मैंने आपको? इंटरप्रेट द लॉ, कानूनों की व्याख्या करना, कानूनों के बारे में बताना, ये सही है या गलत है। क्लियर होगी बात? तो जुडिशियल रिव्यू की पावर सही गलत की कहां से मिलती है सुप्रीम कोर्ट को? आर्टिकल 13 से। क्लियर होगी बात? अब हम लोग इसके बाद मैंने उसे बताया था कि आर्टिकल 14 की बात हम लोग बिल्कुल, हाँ, सुप्रीम कोर्ट रेमेडी दे रहे अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं कर सकते। केवल इंटरप्रिटेशन की पावर सुप्रीम कोर्ट को है ना? और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई संविधान पे प्रश्न करता है तो वो आधार आता है, उसको बोलते हैं लोग संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो 5 जजों की, न्यूनतम कितने जज होंगे उसमें? 5 जज। अगर संविधान की कोई बात लेकर के कोई डाउट पैदा हो रहा है और उसको क्लियर करना है तो क्या होगा? वहां कम से कम 5 जज मिलकर के उसको डिसाइड करेंगे। सबऑर्डिनेट, जैसे अब जैसे हायरार्की हमारे यहाँ जुडिशरी की, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जुडिशरी को इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? एकीकृत। क्या बोलते हैं? एकीकृत व्यवस्था है न्यायपालिका की, या इसको सिस्टम बोल दीजिए इंग्लिश में। आप क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड। पूछा जाता है भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। क्यों बोलते हैं ऐसा? हाँ, कोई बताए? एनीबॉडी? सब जगह एक ही तरह की न्याय व्यवस्था है। हाँ, यस यस यस। सुप्रीम कोर्ट सर राज्य के हिस्से ले सकती है, और सब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब हिस्से ले सकती है किसी भी। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, तुम कुछ कह रहे थे?
खड़े होकर बताओ। हाँ, इंटरकनेक्टेड है। कैसे इंटरकनेक्टेड है? जैसे कि सर ये आपने बताया कि मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। सबसे पीक, सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन है इंडिया का? सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे राज्यों का हाई कोर्ट। फिर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके नीचे के कोर्टों को मिलाकर ही बोलते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और ये हो गया आपका अधीनस्थ न्यायालय। क्या हो गया? अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है ना? अब ये नीचे से लेकर ऊपर तक आपने कहा इंटरकनेक्टेड है ये, ठीक है? ये तो कहा आपने। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर सुपरवाइजरी पावर रखता है? अगर हम हाई कोर्ट जो हमारे यहाँ इसको मना कर देते तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नहीं, ये तो अधिकार आपको रेट्स का है। आर्टिकल 226 में और सुप्रीम कोर्ट 32 में संवैधानिक उपचार ये हाई कोर्ट के पास पावर ज्यादा है कि मूल अधिकारों के अलावा अन्य मैटर्स में भी, अदर्स मैटर्स में भी रिटें जारी हो सकती है। हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स इन द मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर मैटर्स। Supreme Court only issues the writs only on fundamental rights according to Article 32। 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा अदर मामलों में भी रिट को जारी कर सकता है। देन हमारा आंसर ये, हमारा क्वेश्चन ये नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है व्हाई वी कॉल इंटीग्रेटेड सिस्टम इन इंडिया फॉर द डिसीजन। तो अगर न्यायालय के देता है तो अधिक न्यायालय जाएगा, देखिए ऊपर के न्यायालय जाएगा। एक गहरी का मतलब क्या है? एक व्यवस्था। भारत के लिए न्यायालय की सिंगल व्यवस्था है, चाहे राज्य का हो, राज्य के लिए कोई अलग से कोर्ट नहीं है, केंद्र के लिए कोई अलग से कोर्ट नहीं है। दोनों के लिए क्या है? जैसे सरकार है, दोनों के लिए क्या है? केंद्र के लिए सरकार, जो आप कह रहे थे, सरकार केंद्र के लिए क्या है? अलग है। राज्य के लिए क्या है? अलग है। लेकिन न्याय व्यवस्था सब के लिए क्या है? एक है। नीचे से टॉप टू बॉटम एक ही व्यवस्था है। लोग बात, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं, या एकहरी व्यवस्था बोलते हैं, या एकीकृत व्यवस्था बोलते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन क्या था? मैं भूल गया आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, कहां शुरू किया था मैंने? तो पढ़ रहे थे हम लोग। नहीं बता रहा, तो विधियों के अंतर्गत है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। तो विधि में क्या है? अमेंडमेंट शामिल नहीं है। न्याय व्यवस्था की बात कर रहे थे। बैठ जाओ, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने ये शुरू किया, ठीक है? क्यों बोलते हैं? तो अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मैंने उसे बताए थे आपको, कितने हैं? कितने हैं? पहले कितने थे? अब कट्टे कितने रह गए? 6। और बात की थी राइट टू प्रॉपर्टी से बात करेंगे, ठीक है ना? संपत्ति का अधिकार से। और ये कहा था? आर्टिकल 19 के एफ में और प्लस आर्टिकल 31 के 31। इन दोनों जगह पे था, यहां से डिलीट करके ले गए कहां? 300। और कैसे ले गए? किसमें बिठा के? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, ठीक है? अब राइट जो है हमारे 6 बचे हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर टू माइनॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 अधिकार थे, और उस दिन मैंने आपको चार्ट बना के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, ठीक है? तो बताओ, धर्म का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? हाँ, आराम से। हाँ, रुका हुआ मैं तो। आप सीधा आंसर देखिए, जिससे पूछा था। 25 से लेकर 28 तक। अब आप सोचिए,
क्वेश्चन हमेशा क्लॉज से आएगा। ऐसे ये छोटे क्वेश्चंस आपको पुलिस में, दरोगा में या कई छोटे छोटे एग्जाम बनने वहां आएंगे, लेकिन आईएएस या पीसीएस में कभी क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन हमेशा कैसे आता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट टू थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट टू इज करेक्ट, 2 3 इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन। पहले दूसरे तीसरे बैठ जाओ। पहला दूसरा तीसरा कथन सही है, दूसरा तीसरा कथन सही है, इनमें से केवल एक सही है, इनमें से कोई सही नहीं। दैट मीन्स क्या जानना चाहता है वो एग्जामिनर? दैट मीन्स जानना चाहता है वो कि आपको सब्जेक्ट की साउंड नॉलेज है कि नहीं। जब आपको पूरा कुछ पता होगा तब जाकर के आप कथन वाले सवाल, और ज्यादातर सिविल के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन, आधे आधे पेज का क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में मिलेगा, आधे आधे पेज का। तो इतना आसान नहीं है। अभी तो आपको पढ़ना अभी आपने शुरू किया है और आपको बहुत लंबे जाना है, बहुत प्यार से पढ़ना है, ठीक है? तो बेयर, मेरी रिक्वेस्ट है, बेयर ले लीजिए और जाकर के आईएएस के क्वेश्चंस को लास्ट ईयर्स के आप देखेंगे तो आपको बेयर से एज इट लैंग्वेज लिखी हुई और वहीं से कट पेस्ट मिलेगा। अदरवाइज आपको समझा मैं रहा हूं, आपको वहां टिक करते जाइए, देखते जाइए, बाकी कुछ लिखने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा करेंगे तब, ठीक है? बेयर क्या होता है? बेयर एक ऐसी किताब होती है, किसी भी प्रकाशन की, सीएलए का ले लीजिए, सेंट्रल लॉ एजेंसी का ले लीजिए, ऐसी किताब जिसमें दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, आप चाहो तो इंग्लिश में ले सकते हो, चाहे हिंदी में, चाहे तो दोनों भाषाओं में। कानून की किताबें ऐसे ही मिलती है, ठीक है ना? बेयर होता है। और आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो डीडी बसु हो, जेएन पांडे हो, बख्शी हो, कोई भी किताब आप आराम से पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा किस जगह से कहां लिखा गया और क्यों लिखा गया, ठीक है ना? इतना कर लेंगे। चलिए अब देखिए, मैं आर्टिकल 14 से 18 की बात करता हूं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और ये कहां से कहां तक? आर्टिकल 14 टू 80। देखेंगे कैसे संविधान हमको समानता प्रदान करेगा। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। क्या नाम उसका? आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या कह रहा है वो? इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन इसको आगे पढ़ोगे तो कहता है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से क्या नहीं करेगा? वंचित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वंचित नहीं करेगा। दैट मीन्स दो वाक्यांश है यहां, दो स्टेटमेंट है यहां। एक बात कहता है विधि के समक्ष समता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ है? विधि का समान संरक्षण। कोई अंतर है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। क्या कहता है वो? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या बात करता है ये? इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ये क्या कहता है?
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। एक कंसेप्ट इसमें पॉजिटिव है और एक कंसेप्ट इसमें नेगेटिव है। ये नेगेटिव कंसेप्ट है और ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। बेसिक डिफरेंस तो यही है सबसे पहला, क्यों नेगेटिव है और क्यों पॉजिटिव है। कोई बताएगा? हाँ सर बताएंगे, why this statement is negative or why this is positive? हाँ, yes, विधि के समक्ष समानता का मतलब है सभी के लिए कानून के बराबर है। ठीक है। सर विधि का समान संरक्षण मतलब सबके लिए सर जैसे छोटा इंसान है बच्चा है उसके लिए अलग कानून जो बड़े पे लागू हो उसके लिए ये दोनों बता दिया आपने। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि देश के लिए एक ही कानून होगा, सबके लिए कैसा होगा? एक जैसा, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा जवान महिला पुरुष कोई अंतर नहीं, सबके लिए क्या है? जैसे आईपीसी कहती है चोरी के लिए सेक्शन 383 कहता है चोरी के लिए 3 साल की सजा। वहां ये लिखा है कि पुरुष को इतनी मिलेगी, महिला को इतनी मिलेगी, ये नहीं लिखा। क्या लिखा है? यदि कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको अधिकतम 3 वर्ष तक या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा, ये कहता है। या कहीं नहीं लिखा कि महिला के लिए क्या होगा, पुरुष के लिए क्या होगा, बच्चों के लिए क्या होगा, बूढ़ों के लिए क्या होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो संविधान तो यही कहता है कि सबके लिए क्या होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए कैसा कानून होगा? एक समान कानून। पहले का वाक्यांश का मतलब यही है। और सिंपल एक वर्ड में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि नोबडी इज अबव देन लॉ। लॉ से ऊपर कुछ नहीं। हमारे यहां लॉ सुप्रीम है, बाकी सब क्या है? नीचे। लेकिन आपकी बात भी सही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आदतन चोर है, आदतन मतलब उसका काम ही चोरी करना है, और एक व्यक्ति ने भूख से पीड़ित होकर के एक ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया, एक ब्रेड का पीस चुरा लिया, दंड कैसे दोगे? आप जज हैं, क्या करेंगे? दोनों को दंड। अब कानून तो कहता है कि कानून के लिए सब बराबर है, चाहे एक ब्रेड की चोरी की हो चाहे तुमने हीरे जवाहरात की चोरी की हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? क्योंकि कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई किसी का अंतर नहीं है, बच्चा छोटा बड़ा भूखा प्यासा आकर इससे कोई लेना देना नहीं है, सबको 3 साल की सजा, चाहे एक ब्रेड चुराओ, चाहे 100 रुपए चुराओ, चाहे 5000 चुराओ, तब क्या न्याय होगा? उसी बात को पूरा करने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक अलग वर्ड डाला, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। वो कहता है कि भाई कुछ नहीं, नेगेटिव क्यों, नकारात्मक क्यों? वो कहता है कुछ नहीं, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट एडवोकेसी करता है किसी भी जो किसी का भी केस होता है तो जो भी विक्टिम होता है उसको गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट से लोगों को देखिए एडवोकेट देती है। फ्री लीगल एक्ट 39(a) पढ़ेंगे, आप पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। फ्री लीगल एक्ट अलग कंसेप्ट है। 39(a) डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 में पढ़ेंगे, हुसैन आरा खातून का केस पढ़ेंगे, सतवंत सिंह का केस पढ़ेंगे, ठीक है ना, मेनका गांधी का केस पढ़ेंगे, अब बहुत आगे पहुंच जाते हैं। फ्री लीगल एड का मतलब है जहां किसी के पास अपने से वकील करने की स्थिति नहीं है, कोई भी हो, सरकार की ड्यूटी है कि सरकार उसको क्या दे? फ्री लीगल एड दे, विधिक सहायता दे। आपने कसाब को भी दिया, अजमल कसाब को भी क्या दिया? उसका कोई नहीं था यार, लेकिन फ्री लीगल एड उसको उसके लिए वकील दिया गया। वकील दिया गया उसको किस लिए? कि आप भी अपना पक्ष, क्योंकि कानून हमारे लिए क्या है? सबके लिए समान, सबको अवसर दिया जाएगा। नेचुरल जस्टिस कहता है ये कि सबको सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो विधि के समझ समता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में बेसिक अंतर यही है कि पहला जो है वो नेगेटिव कंसेप्ट है, दूसरा पॉजिटिव है। ये कहता है कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, और ये कहता है कि देखो भाई समान स्थितियों में समान कानून लागू करो, इक्वल सिचुएशन इक्वल लॉ, अनइक्वल सिचुएशन
अनइक्वल, आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर परिस्थितियां दोनों की समान हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इक्वल क्या करिए, समान कानून लागू करिए, सेम लॉ लागू करिए। लेकिन अगर स्थितियां समान नहीं है, परिस्थितियां दोनों की भिन्न हैं और आपने एक लॉ लगा दिया, तो जस्टिस की जगह अनजस्टिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्याय की जगह अन्याय हो जाएगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमने दो कंसेप्ट लिए। हमने कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों एक दूसरे के पूरक। इसका अपवाद भी है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशों के राजदूत, इनके समान हम उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की गाड़ी से अगर कोई कुचल के मर जाए तो क्या आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं? कोई मुकदमा उन पर चला सकते हैं? कोई मुकदमा नहीं चला सकते। तो इसके क्या है, ये इसके एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 14 के, जो आप कहते हो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो विशेष संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 361 में, वो किसके तहत? इसका क्या है? वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। अदरवाइज सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन देखना यह है कि जब कानून को लागू करो तो देख लो कि परिस्थितियां समान है या नहीं। इज दैट क्लियर? यही से जो पहला वाला वर्ड है, ये जो हमने लिया है, वो लिया है कहां से? ब्रिटेन से, रूल ऑफ लॉ। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विधि का शासन। क्या बोलते हैं हम लोग? विधि का शासन। और किसने दिया इसको? एबी डाइसी, ब्रिटेन के संविधानविद हैं, जिनका नाम है एबी डाइसी। और लेडीज नहीं है, जेंट्स है, ठीक है ना? एबी डाइसी विद्वान है जिन्होंने दिया है रूल ऑफ लॉ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल, बिल्कुल सिंपल, रूल ऑफ लॉ किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14। स्पष्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो अडॉप्टेड है कहां से? लॉ से। उसी की भावना को तो हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ कहां पे है? दूसरी बात, नेचुरल जस्टिस की बात कौन सा आर्टिकल कहता है? ये भी नैसर्गिक न्याय, तभी तो इक्वलिटी होगी। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी कहां लिखा है? आर्टिकल 14। ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये था आर्टिकल 14, ठीक है? क्लियर है आर्टिकल 14? नेचुरल जस्टिस, ठीक है? आर्टिकल 14 किसी को ना समझना है। अब देखिए आर्टिकल 14 को एक क्या है? एक मूल जो है आर्टिकल है। इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 कैसे इक्वलिटी होगी, इसी का एक्सप्लेनेशन है 15, 16, 17 और 18। इसी का एक्सटेंशन कह सकते हो, विस्तार कह सकते हो, एक्सप्लेनेशन कह सकते हो। किसका? आर्टिकल 14। अगर आर्टिकल 14 को जातीय मान लो तो इनको क्या मान सकते हो? उपजातियां मान सकते हो, स्पीसीज मान सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि इसी को, क्योंकि इसने तो लिख के छोड़ दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन होगी कैसे ये आगे के आर्टिकल्स में बताया गया है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 देखिए। 15 देखिए आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 में 6 सब क्लॉज है। कितने क्लॉज है? 6 सब क्लॉज। मिटा दो इसको। देखिए आपको कभी भी लगता होगा ये मास्टर लिखाता नहीं, लगता है ना? ऐसा लगता होगा कि मास्टर लिखाता नहीं, आता है बोलता ही रहता है, बस नहीं लगता है ना? और कभी भी लगता होगा पूछ भी लेता है, ये बड़ा गलत काम करता है। सोए को जगाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप आओगे कॉपी लेके ऐसे लिखोगे चले जाओगे और फिर दूसरे दिन आओगे और ये क्रम पता नहीं कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपको कोई डंडा करने वाला नहीं।
हमारे सर इसी कॉलेज के थे, आपने पढ़ा होगा, साइंस की किताब आती थी आई.एम. पूरा केमिस्ट्री। तो मेडिकल के स्टूडेंट थे तो वहाँ पढ़ते थे, उनसे कोचिंग के लिए जाते थे सेंट जॉन्स के पीछे। आगरा कॉलेज के प्रोफेसर हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर, रिटायर हो गए। उनका ही डायलॉग है ये। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे हम लोगों को तो इक्वेशन देते थे वो और लिख देते थे पेपर पे, कार्बन पेपर पे लिख देते थे कि मैं पूछूंगा और तुम याद नहीं करोगे और तुम बताओगे और लिख लो, और पेपर पे लिख देते थे आज से 7वें दिन पूछूंगा, और हम लोग भूल जाते थे। 7वें दिन वही क्वेश्चन पूछते थे और फिर कहते थे मैंने कहा था आप नहीं करोगे। उनके ही डायलॉग। वैसे से विद्वान टीचरों ने पढ़ाया है, उनकी कुछ बातें दिमाग में रह जाती है, ठीक है। तो वही डायलॉग हम आपसे बोलते हैं, रिपीट करते हैं, हम ऐसा नहीं। बशर्ते अगर आप थोड़ा सा काम कर लें तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, और आप एक बार पढ़ लेंगे घर जाके, जैसे मैंने 14 पढ़ा दिया, 12 पढ़ा दिया, 13 पढ़ा दिया, तो आपको स्वतः याद हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसा क्योंकि हमें तो मास्टर को टेस्ट करने आए हैं, पढ़ने थोड़ा आए हैं। हमको तो ये देखना है मास्टर को कुछ आता है कि नहीं आता है। हमें तो सभी कुछ आता है। बच्चा क्या समझता है, हमको तो सब कुछ आता है, ये मास्टर ये जिसको कुछ नहीं आता है। चलो देखो, आर्टिकल 15 है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर प्रतिबंध, prohibition of discrimination on grounds of religion, CSP। ऐसे आप करें। कितने वर्ड है इन दिस आर्टिकल? देयर आर 5 वर्ड्स। आर्टिकल 15 में कितने वर्ड है? 5 वर्ड्स। और क्या कहा है कि राज्य इनके आधार पर किसी के साथ कोई अंतर, कोई विभेद नहीं करेगा। इक्वलिटी होगी कि नहीं? जब आपके बीच में कोई भी भेद अंतर नहीं करेंगे तो समानता आएगी कि नहीं? तो यही आर्टिकल 15 कहता है कि ये 5 वर्ड कौन से? धर्म, आर फॉर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 5 चीजों के आधार। इन चीजों के आधार पर 5 कौन कौन से? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म। आर्टिकल 15 लास्ट में 5 और 5 ही उसमें वर्ड। कितने वर्ड? 5। याद हो जाइए। अभी पढ़ेंगे क्लॉज, अभी तो क्लॉज वर्ड की बात है, क्लॉज ठीक है ना। और 2 लेक्चर में पूरा फंडामेंटल राइट खत्म। क्या कहा है? रीजन, धर्म, रेस, मूलवंश, सी फॉर कास्ट, जाति, एस फॉर सेक्स, लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस। इनके आधार पर राज्य किसी के साथ कोई अंतर विभेद या तो इन सबके आधार पर या किसी एक के आधार पर, इनके आधार पर कोई, जैसे लड़का लड़की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हो गया ना। मूल वंश हमारा, अरे हम तो साहब राम की जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पैदा, मूल वंश जन्म स्थान, हम तो साहब उस मूल वंश हमारा वो है क्षत्रिय और ऐच्छुक वंश के हम साहब पीढ़ी, तो हम आपसे ऊपर हैं। क्या हो गया? यानी कि जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई विभेद, किसी नागरिक के साथ कोई विभेद। आप सब बैठे हो पढ़ने के लिए, सब क्या है? न किसी से जाति पूछी गई है, न किसी से लिंग पूछा गया, जहां जिसको स्थान मिला है वो बैठे। ये प्रयास है राज्य का संविधान के माध्यम से। आर्टिकल कह दिया साहब कि विभेद नहीं करेंगे, और थोड़ा सा एडवांस गए हम। क्लॉज 1 में क्या कह दिया? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ, नो डिस्क्रिमिनेशन। किसके बेस पे? इनके बेस पे। इन 5 आधारों पर किसी के साथ कोई अंतर नहीं किया जाएगा।
कौन नहीं करेगा? राज्य। फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट मिले आपको? राज्य के। बहुत बढ़िया बात है। और क्लियर कर दिया दूसरे क्लॉज में, पढ़िए जो आगे चलिए क्या कहता है दूसरा क्लॉज? कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, या इनमें से किसी के आधार पर, पहला दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। कहां पे आपको नहीं रोका जाएगा इन 5 आधारों पर? कहां जाने से? दुकानों में प्रवेश से। कहां पे? कहां प्रवेश से नहीं रोकेंगे? दुकानों में, होटलों में, भोजनालयों में, मनोरंजन स्थलों में। दैट मीन्स आप सिंपल वर्ड यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि पब्लिक प्लेसेस में आपको कहीं जाने से रोका नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है? कुओं, देखो, पूर्णतः या भागतः राज्य पोषित, पूर्णतः या भागतः राज्य पोषित। जहां इसका मतलब क्या है? पार्शली या कह रहा है एब्सोल्युटली, क्या कह रहा है? इन द यूज ऑफ दैट होली और पार्टली, जहां राज्य के कुछ ऐसे संस्थान जिनको राज्य द्वारा धन दिया जाता है, या तो पार्शली, जैसे आपका कॉलेज आगरा कॉलेज, एडिड कॉलेज, सहायता प्राप्त कॉलेज, ठीक है। एक होता है सरकारी, गवर्नमेंट जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पूर्णतः सरकारी। ये कैसा हो गया? सहायता प्राप्त। ऐसी जगहों पर, ऐसे स्थानों पर, कुओं में, तालाबों में और सड़कों पर, स्नानागृहों पर, सार्वजनिक समागम के स्थान पर, पब्लिक यूजेस के जो प्लेसेस हैं, वहां पर कोई विभेद नहीं होगा। ये देखो भाई, अभी मामला आपने पढ़ा होगा सबरीमाला, जो लोग आईएएस हैं, मंदिरों में जाने पे महिलाओं का प्रवेश का क्या है? प्रतिबंध है। महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। बड़ी अच्छी बात है। संविधान कह रहा है कि कहीं किसी को नहीं रोकेंगे, और वहां बना दिया कि महिलाएं नहीं जा सकती। और देखिए कारण कितना गजब है। उनका कहना है कि महिलाएं क्योंकि मासिक धर्म से महीने में एक बार उनके साथ होता है, इस वजह से मंदिर अपवित्र हो सकता है। कारण देखिए, ग्राउंड देखिए, जबकि हम क्या करें? इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, ये नेचुरल फिनोमेना है। इसके आधार पे क्या पवित्र और क्या, लेकिन धार्मिक भावना वहां जोड़ करके तो महिलाओं ने लिटिगेशन किया सुप्रीम कोर्ट में, सबरीमाला केस केरला। क्या हुआ? निर्णय क्या हुआ? फीमेल्स को परमिशन दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वहां लोगों ने परमिट नहीं दिया। ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 15। ग्राउंड क्या है? आर्टिकल 15, सार्वजनिक प्लेसों के स्थानों पर, कुओं, तालाबों, मंदिरों इत्यादि में, भोजनालय, मनोरंजन स्थलों, क्या नहीं कर सकते? आप किसी को प्रवेश से रोक नहीं सकते। या कोई ऐसी, नीचे लिखा है कि संबंध में किसी भी नियोक्ता, जायज, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये शर्त नहीं लगाई जा सकती कि खाना खाओगे तो आप अपनी प्लेट साफ करके जाओगे। होटल कहते भाई आप शूद्र हो, अपनी प्लेट साफ करके जाओगे। लगा सकता है होटल? अरे जितना पैसा वो दे रहा है उतना आप दे रहे हो। दोनों को क्या है? बराबर समान से प्रवेश और उपयोग करने की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 देता है। क्लियर होगी बात? सिंपल सा याद रखना है कि 5 आधारों पर आपको डिसेबल नहीं कह सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता, आपके साथ अंतर नहीं किया सकता। दूसरा कहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से या उनके उपयोग से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। किस आधार पे? यही बात। और 5 आधार कौन से हैं? देखिए, अनुशासन और रेस्ट्रिक्शन दोनों क्या है?
सबको चप्पल उतारना अनिवार्य है मंदिर के बाहर। ये क्या है? ये व्यवस्था है, अनुशासन है। हम जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, विभेद है, ये अंतर है। तो ये क्या है? ये विभेद है, ये अंतर है। ये आपने गलत किया है। किसी के कपड़े देख करके आप क्या करें? किसी को इंटरेस्ट दे, किसी को ना दे। ये बात गलत है, सिविल लिबर्टीज में नहीं आता। ठीक। अब देखिए यहां तो कह दिया कि बड़ी अच्छी बात है साहब कि दो में विभेद नहीं करेंगे, लेकिन क्लॉज 3 कह देता है। क्लॉज 3 क्या कहता है? 15 का क्लॉज 3 कहता है। और क्या? बिल्कुल क्लॉज 2 में ए और बी करके दिया हुआ है। ए और बी करके, एंट्रेंस एंड यूजेस दोनों बातें ए और बी में। अब 15 का क्लॉज 3 कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से किसी को नहीं रोकेगा। तीसरा क्लॉज क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। दैट मींस नहीं रोकेगा। राज्य चाहे तो वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए क्या कर सकता है? कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। अभी तो कह रहे थे आप सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और तुरंत क्या कह दिया कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए सरकार चाहे तो अलग इंतजाम या कोई विशेष इंतजाम कर सकती है। जैसे यूपीएससी की फीस और भरते सब उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन महिलाओं के लिए फीस माफ है। जितने भी एग्जाम्स हैं एग्जम्प्टेड हैं, आपको कोई फीस जमा नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूं। लड़के बड़े परेशान हैं। अब ये तो बहुत भेदभाव है, लड़कियों की फीस माफ और लड़कों की फीस बदल। यहां तक ठीक था, लड़के मान जाते, कोई बात नहीं, 50-500 रुपए की बात। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। 20% सीट सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई। बोले हमने क्या खरा किया, लेकिन क्यों किया जाता है अभी अगले आर्टिकल में बात करते हैं। हमें समानता लानी है। देश की आधी आबादी क्या है? महिलाएं हैं। देश की आधी आबादी क्या है? महिलाएं। लेकिन पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, नौकरियों में, जुडिशरी में, पढ़ाई में, एवरी वे क्या 50% रिप्रेजेंटेशन है? तो हमको यदि महिलाओं को बराबरी पर लाना है, समान लाना है, तो विशेष इंतजाम करने। इसीलिए कहा गया कि वुमेन्स के लिए और बच्चों के लिए अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हुआ और लिखा हो ऊपर, सेक्स के आधार पर कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन फिर भी सरकार चाहे, राज्य चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए बना। जब फीस नहीं लोगे तभी तो बच्चे फॉर्म भरेंगे, लड़कियां फॉर्म भरेंगी, तभी तो आएंगी आगे एग्जाम्स में। जब एग्जाम्स में आएंगी तभी तो जाके नौकरियों में आएंगी, जब नौकरियों में आएंगी पढ़ेंगी लिखेंगी तभी तो राजनीति में आएंगी। आगे पढ़िए 4th क्लॉज। ये अपवाद है फर्स्ट और सेकंड का पहला अपवाद जो दिया है कहां पे? 15 के क्लॉज 3 में। 15 का क्लॉज 4 देखिए और थोड़ा सा आगे ले जाता है। क्या कहता है? इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 को कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के इन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं। क्या कहा कि स्टेट एससी के लिए
एसटी के लिए और बैकवर्ड ट्राइल आते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, शॉर्ट में लिखा मैंने शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट। और बैकवर्ड क्लासेस के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए। कैसे बैकवर्ड क्लास? जो सोशली और प्लस एजुकेशनली, हिंदी में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, इनके लिए भी राज्य विशेष इंतजाम कर सकता है। अभी पढ़े 4 की बात हो, 15/6, अभी 4 पे 5 ही पढ़ो, ठीक है ना। पेशेंस रखिए, मैं सब एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। 15/4 किसके लिए? एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस। कैसे बैकवर्ड क्लासेस? इसी पे प्रश्न आता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। कैसे? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भी राज्य क्या कर सकता है? स्पेशल बंद, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। क्लियर हुई बात? अब बात हो गया कि नहीं पहले दूसरे का? अभी तो आप कह रहे थे जाति के आधार पर नहीं करेंगे, अब 4 में क्या करें? एससी, एसटी। लेकिन आधार जाति नहीं है, आधार क्या है? ग्राउंड क्या है? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। पता कैसे चलता है? क्योंकि सर कोई भी कास्ट, ऐसे कि कोई भी हो, जनरल हो, कोई भी हो, मतलब तो उसमें कैसे कास्ट चलेगा? ऐसा कि वो सोशली, मैं आपको बता देता हूं कैसे लोग सोशली बैकवर्ड हैं। दिशा और दशा, दिशा और दशा। आप देखिए परसेंटेज मैंने लिखा ना थोड़ी देर पहले, जैसे महिलाओं की स्थिति कैसे मालूम पड़ेगी कि साहब बहुत अच्छी है या बहुत खराब है, किसी कास्ट से, किसी धर्म से। आप देखिए क्या पार्लियामेंट में आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन है? थोड़ी देर पहले मैंने कहा। क्या जुडिशरी में उतनी मात्रा में महिलाएं हैं? क्या उतनी मात्रा में प्रशासन में है? और छोड़ दीजिए, क्या इस क्लास में आपके बराबर महिलाएं हैं? संख्या ज्यादा है, ज्यादा है। लेकिन चलिए हो सकता है छोटा एक हो गया। टोटल रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे, टोटल रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे, और ये अच्छी बात है अगर महिलाएं ज्यादा हैं, तो ये अच्छी बात है कि वो स्थिति संविधान जो चाहता है वो बन रही, तो ये खुश होने वाली स्थिति। देख लीजिए आप पढ़ाई के दृष्टिकोण से, आप अपनी माताजी की माताजी और माताजी 3 पीढ़ी पीछे जाइए, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कितने लोगों की दादी, नानी और उनकी माँ ग्रेजुएट थी, इंटर थी, हाई स्कूल थी या बिल्कुल रिलेटेड थी? 3 पीढ़ी पीछे चले जाइए आप, मुश्किल से 1% महिलाएं आपको पढ़ी लिखी मिलेगी। दैट मींस क्या है कि एजुकेशनली दे आर सो बैकवर्ड। ये पता कि कैसे मालूम पड़ा, ठीक है ना? 3 पीढ़ी ज्यादा पीछे नहीं, केवल 3 पीढ़ी पीछे चले जाओ, आपकी माता, दादी, नानी पढ़ी हुई लिखी हुई नहीं मिलेगी। और जब पढ़ाई लिखाई ये बताता है कि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया। आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, धीरे धीरे करके आप पढ़ोगे, तो इसका मतलब सीधा से पढ़े लिखे नहीं है तो वहां कहां शासन प्रशासन और नौकरियों में आई? संख्या क्या होगी? इससे तय होता है कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से आप कैसे देख रहे हो। दूसरे टॉपिक से और लंबा है, मुझे फंडामेंटल राइट खत्म करना है, नहीं तो अदरवाइज हम कभी डिस्कस करेंगे क्लास में। ये ओबीसी है, ये टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। हां बिल्कुल चेंज होगा। ओबीसी को स्टेट पर ऐसा होता नहीं है ना? होता है, क्रिमिनल बना हुआ ना। क्रिमिनल क्या है? आपका सर्टिफिकेट बनता हो किसी का, क्रिमिनल नहीं है। उसमें लिखा है कि आप 6 लाख या 8 लाख
लगाई गई है। ईडब्ल्यूएस में क्या है, ईडब्ल्यूएस में भी कभी 6 में पढ़ेंगे हम लोग, वहां भी 8 लाख की रेंज तक, 8 लाख तक है तो ईडब्ल्यूएस में, और 8 लाख से ऊपर निकल जाएंगे। और प्रत्येक 6 माह में सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड लिखा होता है ईडब्ल्यूएस में, कि हो सकता है किसी आदमी की इनकम क्या हो जाए, तो इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन से क्या हो जाए, आगे निकल जाए। ठीक है, तो 15(4) में क्या था, एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सोशली और एजुकेशनली है, और ग्राउंड क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिजर्वेशन। जो 3 पढ़ा, ये 4 पढ़ा, यही क्या है जो हम कह रहे हैं स्पेशल इंतजाम, यही क्या है, रिजर्वेशन। यही रिजर्वेशन है कि कुछ सीटें ऐसे वर्गों के लिए रिजर्व कर दी जाए जिससे वो भी साथ में आ पाए। ठीक, 15(5) देखिए, यहां तक ठीक था। 15(5) देखिए, 15(5) आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, 19 के खंड किसी बात के होते हुए राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने वाली, जहां तक कि ऐसे विशेष उपबंध 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंदर प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं हैं, राज्य में सहायता प्राप्त हो यानी कि प्रदेश से संबंधित। मतलब 15(5) मतलब शिक्षण संस्थानों में, कहां पे, शिक्षण संस्थाओं में एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास जो सोशली और एजुकेशनली क्या थे, बैकवर्ड थे या बैकवर्ड हैं, उनको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए चाहे वो निजी हो या सरकारी, कैसे, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक या गवर्नमेंट, कोई भी शिक्षण संस्थान है उनमें प्रवेश के लिए एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनके लिए राज्य विशेष इंतजाम कर सकता है, उनके लिए विशेष व्यवस्था। तो आप देख लीजिए एडमिशंस में चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, वहां रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है। अभी आगरा कॉलेज की एडमिशन लिस्ट बन रही है तो वहां ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी मेरिट बनती है नहीं, एससी ओबीसी एसटी सबकी मेरिट बनती है, फिर उसमें बनती है। तो राज्य जो है प्रवेश के लिए कहां पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, दोनों में क्या कर सकता है, प्रवेश के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। इनके लिए इन जितनी लंबी लैंग्वेज पढ़ी गई, लेकिन सार क्या है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर के आरक्षण की व्यवस्था, या हम उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में विशेष प्रावधान कर सकती है कौन, राज्य, किसके लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश। कितनों की बात, इसको जोड़ा गया, पहले नहीं था। 15(5) 93rd अमेंडमेंट से जुड़ा, लिख लेना ठीक है ना, 93rd अमेंडमेंट 93वां संशोधन, और ये जो जोड़ा है 15 का क्लॉज 6, ये क्या कहता है, 15 का क्लॉज 6 कहता है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये माइनॉरिटी कॉलेजेस में लागू नहीं होगी, 30(1) को छोड़ करके। क्या लिखा है आर्टिकल 30(1) में जो कॉलेजेस हैं वहां रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी, माइनॉरिटी कॉलेज में वहां उनका अपना रेगुलेशन है, जिसको माइनॉरिटी कॉलेज घोषित किया गया होगा, माइनॉरिटी कॉलेज में वहां ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। तो सिंपल सा लिख दिया 30(1), आर्टिकल 30(1), मैंने बताया आपको आर्टिकल 29 और 30 किसके लिए है, कल्चर और एजुकेशन के लिए, किसके लिए, माइनॉरिटी, ठीक है ना। तो 30(1) पर ये उपबंध लागू नहीं, ठीक है ना। क्या चीज, मैंने कहा जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थान है उन पर ये 15(5) का क्लॉज लागू नहीं होता। मैंने कहा क्लॉज क्या है कि प्रवेश जो देंगे आप कहां पे दे सकते हैं, सरकारी विद्यालयों में दे सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं, बट माइनॉरिटीज में ये लागू नहीं होगा। ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो स्कूल से शिक्षण संस्था है, ठीक है, क्लियर है।
15(6) में कह दिया। अभी जो 103वां संविधान संशोधन आया, कौन सा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संशोधन करवाया, 103वां संशोधन। और क्या कह दिया कि इन वर्गों को छोड़ करके, इनको 4 और 5 में छोड़ करके EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कैसे दुर्बल, आर्थिक रूप से दुर्बल, दुर्बल मतलब वीकर सेक्शन, कमजोर सेक्शन, किनको छोड़ करके? ये लोग नहीं जा सकते हैं, इनको छोड़ करके, जो उनको दे दिया लाभ, इनको छोड़ करके, समझ रहे ना? SC, ST और OBC को छोड़ करके, जो रिजर्वेशन पॉलिसी में नहीं है, उनके अलावा जो अन्य लोग हैं, उसमें से इकोनॉमिक, दैट मींस जनरल में से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% तक, कितना? 10% तक उनके लिए राज्य क्या कर सकता है? विशेष उपबंध कर सकता है। इसी को हम लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं क्या? आरक्षण या समझ में आया? आया? 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6). अब देखिए IAS का सवाल बनता कैसे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य कोई भी भेद नहीं करेगा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर। पहला कथन। दूसरा कथन, राज्य SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए विशेष उपबंध कर सकता है सामाजिक और आर्थिक आधार पर। तीसरा विकल्प, सुनते जाइए, पेशेंस, 10 क्वेश्चन गलत होते हैं बिना पेशेंस के IAS के एग्जाम। देख क्या था, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, और जल्दबाजी में सही को नहीं, नहीं तो सही। हमारे मास्टर कहते थे अंडरलाइन करो मोटा, जब क्वेश्चन पढ़ो तो जोर से पढ़ो और अंडरलाइन करो, नहीं है, दिमाग में रहे। क्योंकि सवाल करते करते जब 4 सवाल सही करते हैं तो नहीं निकल जाता है, और बाहर एग्जाम हॉल से निकलते ही ध्यान रखें, मौका सबको है, और यहां विद्वता दिखाने का कोई मतलब नहीं। जब पूछा जाए बताइए, अच्छी बात है, अपनी एनर्जी को बचा के रखिए। कहां के लिए? आ जाइए। तो मैं कह रहा था दूसरा खत्म हो गया। तीसरा, SC, ST और बैकवर्ड क्लास के लिए सोशली और इकोनॉमिक आधार पर राज्य व्यवस्था कर सकता है। चौथा, मैंने छोड़ दिया, तो बंद कर दिया, मैंने क्वेश्चन बनाया है, जरूरी नहीं विक्रम से बना। यही तो देखिए दिमाग की भूमिका है। तीसरी चॉइस, राज्य स्पेशल प्रोविजन कर सकता है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश को लेकर के, केवल सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं। कथन 1, 2, 3 सही है, कथन 1 और 2 सही है, कथन केवल 1 सही है, इनमें से कोई सही नहीं, केवल एक सही है। क्योंकि मैंने भाषा बदल दी, मैंने वहां सामाजिक और शैक्षणिक के आधार पर मैंने क्या कर दिया? आर्थिक छोड़ दिया। और आप तो पढ़े हुए EWS चल रहा है दिमाग, है ना? और दूसरा क्या कहा मैंने? दूसरी बात क्या कही मैंने? प्राइवेट हो, तो आपको पता होना चाहिए। या मैं यहां कर देता कि सरकार विशेष उपबंध कर सकती है सरकारी स्कूल के लिए भी, प्राइवेट स्कूल के लिए भी, और माइनॉरिटी स्कूल के लिए भी। सवाल क्या हो जाता? अब आपने पढ़ दिया, थोड़ा सा दिमाग देंगे तो ये सवाल गलत
चाहे जैसे पूछे। आपको पढ़ना आ गया, समझना आ गया तो फिर सवाल गलत। ये आईएएस का पैटर्न है। सिंपल सवाल पूछेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 14, 15, 16, 17। वनडे एग्जाम आर्टिकल 15। विधि के समझ समता का अधिकार आर्टिकल 14। ये वनडे एग्जाम, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ कहां दिया गया है? बहुत छोटे छोटे सवाल है, पढ़ना यही मुश्किल है और यही पढ़ना भी मुश्किल है। चलिए 16 की बात करते हैं हम लोग, आर्टिकल 16 पे आते हैं। बता देना बोर हो जाओ तो मैं छोड़ दूंगा, है ना। कुछ लोग भूखे आते हैं ना। आर्टिकल 16 देखिए, आर्टिकल 16 देखिए, वहां तो था शिक्षा के क्षेत्र में, यहां बात कर रहे हैं हम लोक नियोजन में। अफसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन में अफसर की समानता कैसे होगा? फिर वही बात है, फिर वही बात कही उन्होंने, किस आधार पे? There shall be equality of opportunity for all citizens in matters related to employment or appointment to any office under the state. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होगा। लोक नियोजन का मतलब है नौकरी, सरकारी नौकरी, पब्लिक नियोजन, क्या? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या कह रहा है कि भाई देखो, राज्य सभी को क्या करेगा? समान अवसर देगा। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक होगी बात? 15 में भी कहा था कि किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। ये तो पहले में कह दी कि राज्य सभी को इक्वल अवसर देगा। कहां? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दूसरे में कह दिया, जो 5 वर्ड थे पहले उठा के सेम चिपका दो, कॉपी एंड पेस्ट। क्या क्या था? बताओ भाई। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 2 वर्ड और जोड़े हैं 16 में। 1 + 6 = 7। 2 वर्ड बोल दिए, डी और आर। क्या बोल दिया? यहां जोड़ दिया रेजिडेंस और डिसेंट, उद्भव। 2 वर्ड और जोड़ दिए, क्या? डिसेंट और रेजिडेंस। ये 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए 15 से। 15 में कितने थे? 5 वर्ड। और 16 में कितने वर्ड हैं? 7। और 2 में कहा, 16 के क्लॉज 2 में, 16 के दूसरे वाले भाग में क्या कहा कि RRCSB-DR के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई अंतर नहीं करेगा। और जो मैंने लिख दिया RRCSB-DR, ये क्या है? रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थप्लेस, डिसेंट और रेजिडेंस। हाँ, और रेजिडेंस, इनके आधार पर 2 और जोड़ कि राज्य कोई इनके आधारों पर क्या नहीं करेगा? नौकरियों में कोई विभेद, महिला पुरुष हो, हिंदू मुस्लिम हो, कुछ भी हो, उद्भव हो, रेजिडेंस हो, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं की जाएगी नौकरियों में। किन आधारों पर? उद्भव का मतलब होता है ओरिजिन। हम अमेरिका में पैदा हुए थे, अब इंडिया आ गए होता है, लेकिन आप जब मैच देखते हो तो नस्ल टिप्पणी की जाती है। देखा नहीं? साइमंड पे लोग टिप्पणी करते थे, अरे ये तो निग्रो है, काला होती नहीं।
इंडियंस पे भी ऑस्ट्रेलिया में कई बार नस्लवादी, इनकी नस्ल हमसे नीची है। होता है कि जैसे जातिगत है, ऐसे ही विदेशों में नस्लवादी टिप्पणियां होती हैं। जैसे हम कहते हैं जातिगत आधार पर कहते हैं शूद्र है, ओबीसी है, खंडन है, ब्राह्मण है, ऐसे ही वहां क्या है, वहां नस्लवादी। बोले हम तो यूरोपोइड हैं। आप पढ़ोगे साइंस में, बायोलॉजी पढ़ोगे तो प्रजातियां मंगोलॉइड, निग्रोइड, ऑस्ट्रोलॉइड, ये शब्द पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़े हुए जानते हो। ये ह्यूमन बेसिस है, और ह्यूमन बेसिस मतलब आदमी की जातियां हैं। ये तो हमने जात बना दी अपनी, लेकिन आदमी जैसे गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, गुलाब में भी कई तरह की रेसेस, सफेद फूल, पीला फूल और लाल फूल। ऐसे ही आदमियों की रेसेस है, मंगोलॉइड, निग्रोइड, ऑस्ट्रोलॉइड, है ना, एफ्रो-एशियन। ये सब क्या है, ये मानव की जातियां हैं पूरे विश्व में। तो वो लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रोलॉइड, और जो यूरोपियन जो जातियां हैं, रेसेस हैं, आप देखोगे यूरोपियन ब्रिटेन वगैरह की जातियां हैं, वो टॉप लंबी होती, वही होती, ठीक है, फीचर्स बहुत साफ होते हैं, तो वो अपने आप को सुंदर समझता है, लेकिन उन्हें पता नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंसर डिजीज ऐसे ही लोगों को होती है, क्योंकि वहां मेलानिन की कमी पाई जाती है। आप देखिए स्किन कैंसर दुनिया में यूरोप से ज्यादा कहीं नहीं है। हमारे इंडिया में स्किन कैंसर बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हमको आदत है, धूप में मेलानिन हमारा खूब बनता है, तो इसीलिए स्किन कैंसर जैसी डिजीज नहीं। तो तुम कहते हो बेस्ट है नहीं, तो वही बात है, समझ आई बात। तो इन आधारों पे क्या नहीं करेंगे, अंतर नहीं करेंगे, विभेद नहीं करेंगे। लेकिन तीसरा ही आर्टिकल क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी का नहीं वाली किसी वर्ग या वर्गों के पद का नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन का नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास से कोई अपेक्षा नहीं करती हो। यानी कि रेजिडेंस को लेकर के यहां तो कह दिया रेजिडेंस पे नहीं होगा। अभी आप फॉर्म भरो राजस्थान पीएससी का, उत्तर प्रदेश के एससी ओबीसी, क्या राजस्थान के लिए भी एससी ओबीसी होंगे? अभी यूपी का फॉर्म भरा गया, पीसीएस का फॉर्म भरा गया, आपने भरा होगा सबने, और यह क्या लिख दिया जाता है, अन्य राज्यों के आरक्षित वर्गों को उत्तर प्रदेश में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, उन्हें सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत समझा जाएगा। लिखा हुआ है। दैट मीन्स क्या हो गया कि रेजिडेंस को लेकर के राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, राज्य चाहे तो स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, स्पेशल उपबंध बना सकता है। अभी तो कहा कि रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते और नहीं कर सकते, लेकिन तुरंत तीसरे में क्या कर दिया, दैट मीन्स क्या है, 16 के 1 और 2 का ये क्या है, पहला अपवाद है। ये सब कुछ होते हुए भी राज्य ऐसा कर सकता है। अब बात है सामान्य तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है। क्यों? बोले हमारे यहाँ जैसी ओबीसी को नौकरी नहीं मिल पा रही, बात समझाई इसलिए, ठीक है, तो सरकार ऐसा कर सकती है। चौथा क्लॉज देखिए, ध्यान से सुनिए, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। क्या कहा, क्या बात कही, चौथा क्या कह रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यदि किसी वर्ग का एडिक्वेट पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ऐसे वर्गों के लिए राज्य स्पेशल
आरक्षण व्यवस्था कर सकता है। जिन क्लासेस को सरकारी नौकरियों में अब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनके लिए राज्य आरक्षण व्यवस्था कर सकते हैं। इसका क्या मतलब? कोई कास्ट, किसी कास्ट को लेकर के यदि किसी कास्ट का जातिगत रूप से उतना, जैसे मान लीजिए देश की आबादी का 10% कोई जाति है, तो क्या नौकरियों में भी 10% वो लोग हैं कि नहीं? और अगर नहीं है तो उनके लिए आरक्षण व्यवस्था की। ऐसा करने से राज्य को आप नहीं रोकेंगे, ये कहता है संविधान। देखिए, आर्मी को आप एक्सक्लूड रखिए। जो रेजिमेंट के बिना डोगरा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है ना, अब तक लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन वो भेदभाव के पर्पज से नहीं होता है अलग। लेकिन सिख रेजिमेंट में भी विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बस सिख ही वहां पर, लेकिन रेजिमेंट का नाम है सिख है, डोगरा है, और वहां ब्रेवनेस को लेकर कॉम्पिटिशन नहीं, पहले से बल्कि कोई बात नहीं, लेकिन आधार पे आप उसको कर सकते हो, उसको एक वर्टिकल खड़ा कर सकते हो, एक मतलब क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हो, सिख रेजिमेंट सिख के नाम पे क्यों। लेकिन वहां ब्रेवरी के हिसाब से आर्मी को के आपस में कॉम्पिटिशन रहे कि हम बहादुर के तुम बहादुर, सिख रेजिमेंट कॉम्पिटिटिवनेस वाली ब्रेवरी। वहां ये पर्पस नहीं है कि सिख रेजिमेंट में केवल सिख ही लोग भर्ती होंगे, या महार रेजिमेंट में तो केवल एससी के लोग ही भर्ती होंगे, या डोगरा रेजिमेंट है तो वही लोग, है ना, ऐसा नहीं। वहां विभिन्न जातियों के विभिन्न तरह के लोग कमीशन अधिकारी भी और नीचे से आर्मी की भर्ती होकर के। अभी देखिए आज क्या कितनी अच्छी आर्मी की, देखिए अभी पेपर जरा सा आउट हुआ आर्मी का, पूरी परीक्षा रद्द कर दी उन्होंने, लेकिन यहाँ लोग मोबाइल में ले लेके घूमे, सीसेट वगैरह। उससे पहले टेट था क्या था? तो आर्मी में अभी भी वो स्वच्छता बनी हुई है, अनुशासन बना हुआ है, पढ़ेंगे हम लोग 33, 34, 35 क्यों, ठीक है। तो चार समझ में आया ये क्या? रेजिडेंस की बात हो रही है। अभी यूपीएससी का एग्जाम में सीनियर आदमी जो मैम है वो आती है एससी में, तो उनकी जो सीट थी वो जनरल में काउंट होगी या एससी में काउंट होगी? इनका क्वेश्चन है कि कोई महिला एससी है, महिला नहीं है, कोई भी आती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। अब ये भी हो गया, सुन लो, सुना करो। अब इनका क्वेश्चन है कि एससी का व्यक्ति जो है जनरल में काउंट होगा या क्या होगा, यही क्वेश्चन है ना। अगर एससी की मेरिट जनरल के बराबर है तो उसको, क्योंकि जनरल सीट नहीं है, इसको सही मायनों में हम कहते हैं ओबीसी, क्या है, अनारक्षित पद है ये तो अपनी भाषा में कहते हैं जनरल सीट, समझने के लिए। अदरवाइज ये कहते हैं खुली सीटें हैं, यहाँ कॉम्पिटिशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वहां फाइट कर सकता है, जा सकता है। तो अगर उसके मार्क्स इतने हैं तो वो जा करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इसको बदल को उसको चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसको जनरल जाना है, ओपन सीट में जाना है, वो अपने वर्ग से फॉर्म ना भरे, बल्कि जनरल में फाइट करे। ऐसा जैसे कोई नहीं लेगा, ठीक है ना। तो एक तरह से वो आरक्षण दे देगा, एक तरह से, ठीक है ना। तो 15(4) में ठीक है, कोई नहीं, तो जाना है। 15(4) में क्या लिख दिया आपने कि लोगों को क्या हो सकता है, आरक्षण किया जा सकता है, किसके आधार पर, जैसे वहां सोशली और एजुकेशनली बढ़ता, यहाँ पकड़ लेना इस वर्ड को, किस वर्ड को, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है। आरक्षण नौकरियों में किस आधार पे, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। लेकिन दिक्कत यह है कि ये कोई सर्वे नहीं हुआ और कभी कुछ पता नहीं, तो इसलिए जाति के आधार पर देखा जाता है, इसलिए आरक्षण कहते हैं कि जातिगत नहीं है। आरक्षण हमेशा किसके आधार पर, संविधान किसका आधार देता है, पर्याप्त
प्रतिनिधित्व के आधार पर। अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको आरक्षण दिया जाए, प्रतिनिधित्व पूरा हो गया है उनको बाहर कर दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि जातिगत, शैक्षणिक और सामाजिक आधार देखने के लिए कोई हमारे पास पैरामीटर पहले चला था कि साहब ऐसा करो, पैसे के आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण को लोगों को सबको, उससे पता लग जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि आप अपने पैसे को तो छुपा सकते हो, जाति को नहीं छुपा सकते, इसलिए जाति को वहां डाला गया। क्योंकि आदमी जाएगा लेखपाल के पास, इनकम है 5 लाख, अगर वैसा कुछ नहीं देके 3 लाख कर दो। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं, दोनों मियां बीवी क्या है, सर्विस में है, अपनी जॉब दिखा दी दूसरे के लिए और सर्टिफिकेट बन जाता है। ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट है लोगों के पात्रता के लिए कि मजदूरी दिखाते हैं वो साल की 12,000, मतलब महीने का 1,000, छात्रवृत्ति के फॉर्म के बाद हो सकता है। इसीलिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार को दिखाने के लिए जाति को रखा गया कि आदमी इनकम छुपा सकता है लेकिन जाति कोई ना कोई बता ही देगा, अरे वैसे ही फला जाति से, ठीक है ना। तो ये 15 16(4) था आपको आर्टिकल 16 और 16 का क्लॉज 5। देखिए इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि पर तुरंत डालने की अनुमति करती है किसी धार्मिक समुदाय, संस्था के कार्य, यानी कि अब हमने कहा कि कोई भेद नहीं होगा, सबको अवसर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई धार्मिक संस्था क्या है, जैसे मान लीजिए जामा मस्जिद, राम मंदिर अयोध्या, यहां पर कोई पदाधिकारी नियुक्त होना है। क्या होना है? मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए क्या हो सकता है, या मस्जिद की व्यवस्था देखने के लिए। और कल कहो तुम कि भाई देखो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हम तो मौलवी बन सकते हैं जामा मस्जिद में, या कोई कब मुस्लिम कहने लगे कि हम तो कल राम मंदिर में जाके हम भी वहां ट्रस्टी हो सकते हैं। ट्रस्टी मतलब इन द सेंस वहां कोई पद है मंदिर के लिए गुरु वगैरह का लेकर के, तो क्या हो सकता है, तो ये बात यहाँ लागू नहीं है। वही बात कही कि इस अनुच्छेद की कोई बात धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकाल संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय के किसी सदस्य किसी विशिष्ट दल का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो, वहां ये किया जा सकता है। वैष्णो देवी ट्रस्ट है, वहां का किसी को पदाधिकारी बनाना है तो हो सकता है कि वो क्या हो, वो अपना नियम बना दे कि पदाधिकारी हिंदू ही होगा, या जामा मस्जिद का कोई बनाना हो, ईसाई का कोई बनाना हो, तो वो कह दे जो संस्था का पदाधिकारी जो होगा वो क्या होगा, उसी धर्म से होगा। तो कल तुम कहने लगो कि ये तो क्या है, रिलीजन के आधार पर भेदभाव, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया, कह दिया गया कि इस आधार पर इसको भेदभाव नहीं माना जाए। और 16 के 6 में वही सेम बात जो मैंने आपको 15(6) में बताई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए व्यवस्था की गई है। कहां पर? नौकरियों में 16 के 6 में, जैसे 15 के 6 में थी, कहां पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। कहां पर? शैक्षणिक संस्थानों में। और यहां किसमें दिया गया? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किसमें? आर्टिकल 16 के 6। किसको दिया गया? ईडब्ल्यूएस। 16(6) में क्या दिया गया? ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया। किस आधार पर? इकोनॉमिक आधार पर। क्या है? इकोनॉमिक आधार पर। और कितने % तक? 10%। कहां तक? और किसमें? नौकरियों में। कहां पर? सरकारी नौकरी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। क्या चीज? प्राइवेट कंपनी लागू नहीं होती। सरकार चाहे प्रावधान बना सकती है, अपना कानून बनाए सब, लेकिन संविधान हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया, कानून बना के कर दिया, कैसे कर दिया? हाँ तो कानून बनाया होगा ना, बना के कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है, सरकार नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ दिया किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है? SC, ST, OBC को जिनको आरक्षण का लाभ मिला है उनको छोड़। तो ये हुआ आपका 14, 15 और 16। शॉर्ट है, केवल 5 मिनट और लेंगे आपका, 17 और 18, ओनली 5 मिनट्स। तो ये पूरा हो जाएगा राइट ट्रीटमेंट, ठीक है। 5 मिनट ले लें। 17 देखिए, अस्पष्टता कानून, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी।
अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। 17 कहता है कि भाई किसी भी प्रकार से अगर कोई छुआछूत का यूज कर रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार से उसका अंत किया जाता है, उसका आचरण निषिद्ध किया जाता है, और अस्पृश्यता से किसी भी योग्यता को लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय। SC/ST एक्ट किसी का भी आचरण, आप कहते नहीं बात मुझसे किसी जाति को आप बैठ के मेरे बगल में आके अब क्या हो गया, हम तो साहब कैसे हो गए, अशुद्ध हो गए, अब हमें शुद्धिकरण कराना पड़ेगा, पंडित जी आएंगे शुद्धिकरण करेंगे, अशुद्ध हो गए। तो ऐसा आचरण या तुम तो इस जाति के हो या उस जाति के हो, तो क्या है ये सब किस तरीके से इसको क्या किया गया है, इनको सबको खत्म किया गया है कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किया। और कोई आदमी अगर इसका यूज करेगा तो उसका क्या होगा, आचरण करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, जैसा भी कानून में उसके लिए विधियां बनाई। ये था आर्टिकल 17। आर्टिकल 18, उपाधियों का एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। उपाधियों का आप जानते हो उपाधियां क्यों दी जाती है, घर में भी होता है कि नहीं ऐसा, ये राजा बेटा है, ये गधा बेटा है, तो राजा बेटा एकदम ज्यादा होता है, घर में होता है कि नहीं, 2 बच्चे हो 3 बच्चे हो तो ये बहुत। तो ऐसे ही पुराने समय में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के लिए, विभाजित करने के लिए, लोगों को बाइफरकेट करने के लिए क्या किया, ऐसे टाइटल्स की शुरुआत की। आप सर हैं, ये कुछ और है, आप रॉय हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या, आप लॉर्ड हैं, ये सारी ऐसी बात नहीं। तो समझ में आया ये सारी लिबर्टी। और जब लॉर्ड साहब निकलेंगे तब कोई नहीं लिखेगा, रोड है, पब्लिक रोड है, कोई कहीं भी चल सकता है। तो ऐसी चीजों को समाप्त करने के लिए, लोगों में समानता लाने के लिए उपाधियों का क्या किया गया, अंत किया, ठीक है ना। गांधी जी ने आंदोलन के पश्चात किसकी उपाधि थी गांधी जी के पास, केसरे हिंद की उपाधि। तो ऐसी उपाधियां दे देते थे लोग, ठीक है ना, सर की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि, तो लोग जो है अपने आप को अलग समझते हैं, हम तो अलग हैं, हम केसरे हिंद, हम सर हैं। तो वो इस तरह की उपाधियों को देकर के आपको समाज से कट करने का प्रयास करते थे, इसीलिए समाज एक, इसीलिए इन उपाधियों को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया, उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया, ठीक है ना। योग्यता और क्या लिख दिया गया, राज्य, सेना या विद्यार्थी, 3 चीजों को छोड़ करके, 3 चीजों को छोड़ करके, राज्य, सेना और विद्यार्थी, मिलिट्री, एकेडमिक, है ना, सेना और विद्यार्थी, सेना और विद्यार्थी 2 चीज, मिलिट्री को छोड़ करके और एजुकेशन को छोड़ करके, सेना और शिक्षा को छोड़ करके क्या हो जाएगा, बाकी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है। और कोई अगर किसी जगह का हमारे यहाँ काम कर रहा है, भले ही हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ काम कर रहा है कहीं भारत सरकार के अधीन, वो भी कोई उपाधि नहीं ले सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति। या हमारे यहाँ का नागरिक है, वो भी किसी अन्य देश से कोई उपाधि या उपहार नहीं ले सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति। जैसे मान लो शाहरुख खान को अवार्ड दिया जाए, अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए गूगल कंपनी का कोई आदमी या हमारे यहाँ कोई सरकारी अप्रोच में कहीं अमेरिका का कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो तो क्या हम तो यहाँ के नागरिक है नहीं, हमको क्या जरूरत है, नहीं, आप हमारे एम्प्लॉई हैं, आपको भी हमारे यहाँ हो सकता है
आप हमारी इंफॉर्मेशन किसी गिफ्ट के बदले, उपहार के बदले क्या करते हैं, स्टार्टिंग के बदले देते हैं, सम्मान किसी के बदले। तो इसलिए राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है। अगर कोई उपाधि या उपहार किसी देश से अन्य से लेना है तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की परमिशन। तो आपने अब वहां क्या किया, वो वहां का देश क्या है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। हमको किसी को केसरे हिंद देना है ब्रिटेन के किसी नागरिक को, तो ब्रिटिश में क्या होगा, वो ब्रिटिश में क्या चीज। देखिए जो भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए तो भाई दूसरे देश के लोग लागू होंगे, हमारे देश वाला बोल, ठीक है ना। 14, 15, 16, 17, 18 इसके बाद बहुत आसान है। जब भी मेरी क्लास होगी पढ़ के आना, मैं इसको एक ही लेक्चर में पूरे फंडामेंटल राइट खत्म करूंगा, क्योंकि बेटा सिलेबस में है, जितना है मैंने आपको समझाया है। हाँ लॉ बनाने की स्थिति पढ़ेंगे तो 107, 108 आर्टिकल 107 पढ़ना है, 107 पढ़ना, 108 पढ़ना, और एंटी डिफेक्शन लॉ में कौन जोड़ दे सकता है, शेड्यूल 10 पढ़ना और सेक्शन 105 107, 108 ठीक है ना। और कोई सवाल मेरे पता नहीं, मुझे अचानक मुझे बताया जाता है ना, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए। ये सरकार का काम है ऑफिस बनाना, आप किसी भी कंपनी का डिफॉल्ट दोनों अगर आपने ये पढ़ना पड़ेगा, वो आप छोड़ दीजिए फोटो